नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस होते हैं एनर्जी सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम की वजह से। चलें जी, ये सारा कुछ हो गया। क्या क्या रियलाइज किया, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ होती है सैटेलाइट के लिए, और कब? लॉन्च होते टाइम नहीं, जब वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में लॉन्च हुआ है तब। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ टोटल एनर्जी। अटेंशन रखना भाई, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इन दोनों की हेल्प से क्या हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी, बल्कि पूरा वर्ड्स में ही लिखें ताकि वर्ड इक्वेशन जैसी अपेयर हो वो, कि टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, तो हम लिखेंगे ऑर्बिटिंग के टाइम पे ऑर्बिटिंग में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो है जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और टू आर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो है जी एम एम अपॉन आर। सर मोमेंटम वाले फॉर्मूला में तो वेलोसिटी आती है ना? हाँ आती है। अभी इससे क्या कनेक्शन है इस चीज का, वो जरा प्लीज एक्सप्लेन कर दें तो मैं, क्वेश्चन क्या है उससे रिलेटेड। अच्छा अभी तो यहाँ से अगर मैं टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में जी एम एम डिवाइडेड बाय आर को आपके लिए कॉमन कर लूं तो जो बच जाता है वो देखो क्या है, वो है हाफ माइनस वन। अगर हाफ माइनस वन को सॉल्व करते हो तो वैल्यू आती है माइनस हाफ, माइनस हाफ। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ बचा माइनस हाफ। अगर इसको रीअरेंज करोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है, नेगेटिव साइन भूल गया मैं, फॉर्मूला क्या बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है माइनस साइन जी एम एम डिवाइडेड बाय टू आर, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब गौर से देखो, क्या टोटल एनर्जी भी किसी से मैच करती है? जो ऊपर दो फॉर्मूला हैं उनमें से पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी किसी से मैचिंग है? क्या हम कह सकते हैं किसी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड के बराबर है? और मैग्नीट्यूड इसलिए क्या कि साइन नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है बेटा, मैं 1 मिनट रुका हूँ, इस डेरिवेशन में से अगर कुछ मिसिंग है तो कॉपी कर लो, फिर हमने आगे बढ़ना है। हरी आप। अच्छा अच्छा, हाँ लिंक नहीं है तो ठीक है, हाँ उसमें फॉर्मूला में बिल्कुल स्पीड आती है, P इक्वल्स टू एम वी फॉर्मूला है। अगर टोटल एनर्जी विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो इससे। कांस्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल, हाँ बिल्कुल यस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टाइम के साथ चेंज नहीं आता। ये हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, उसकी डेरिवेशन। अब बेटा मैं नोट्स बनाने जा रहा हूँ यार, तेज तेज मेरे साथ चलना बेटा, टाइम देखो जाया नहीं करना इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऐसा लिखें कि काइनेटिक एनर्जी of an orbiting satellite depends upon its orbiting speed.
and potential energy and its gravitational potential energy depends upon its position or orbital radius. ठीक हो गया? एक बात, नेक्स्ट पॉइंट, kinetic energy of a satellite, यानी of an orbiting satellite, of a satellite is half of magnitude of its potential energy. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल एनर्जी, बल्कि बेटा ऐसा करते हैं, ऐसा लिखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ total energy of an orbiting satellite is equal to its kinetic energy. ठीक है बेटा, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये सारी बात आपने डेरिवेशन के बाद कंक्लूड कर ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बातें कन्वे हो गई अच्छी तरीके से। देखो, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पे बात हमारी हो गई। मैं लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा था जून 2006 का, जिसके पहले 3 पार्ट्स में एनर्जी की इक्वेशंस को स्टेट करना था। ये 3 इक्वेशंस जो अभी आपने मेरे साथ बनाई हैं, ठीक है? तो ये सारी बात हो गई है। टोटल एनर्जी के डिक्रीज का क्या असर पड़ता है, हम पहले ही देख चुके हैं जी, ये असर पड़ता है। और टोटल एनर्जी के इंक्रीज का क्या असर पड़ेगा, कंप्लीट ऑपोजिट। ठीक है, तो अभी क्या पूछा बच्चे ने, नेगेटिव साइन का क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन बेटा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के पैटर्न को शो कर रहा है, सिंबॉलिक है वो। इस्तेमाल तमाम कैलकुलेशंस में होगा, लेकिन वो सिंबॉलिक है, उसकी कोई मैथमेटिकल बहुत इम्प्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे बाय द वे अगर आंसर करना हो कि व्हाट डज नेगेटिव साइन शो, इट शोज वर्क डन अगेंस्ट अ फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये चीज थी। यहाँ से सारा कुछ हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में मेरी आपसे बात हो गई। यहाँ से बेटा आगे बढ़ रहे हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। आप अपने पास एक अच्छा होगा कि हेडिंग ले लीजिए, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स के बाद यहाँ पे कहीं हेडिंग ले लीजिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। थोड़ा सा स्पीड से चलना बच्चों, आसान चीजें। मैंने लास्ट क्लास में तो मेरे ख्याल से नहीं की ना इन पे बात, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब बेटा डायग्राम ये सब बनी हुई है, आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप समझें अच्छी तरीके से। सैटेलाइट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि इनको विजुअलाइज करना सर्कुलर ऑर्बिट्स को डिफिकल्ट होता है, वरना सब एक और पेज पे किसी और ग्रुप के साथ में बनाया हुआ है मैंने, वहां से आपको बना बनाया दिखा सकता था, बल्कि दिखाऊंगा अभी जाते वक्त, उन डायग्राम से कंपैरिजन अच्छी हो जाएगी। बना इसलिए रहा हूँ कि अच्छी तरह समझ लो, तो बस ये एफर्ट जाया ना हो जाए। हाँ, अब क्या क्या सवाल आते रहते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा पढ़ लूँ।
कोई कह रहा है वी हैव स्टडीड दिस इन सर्कुलर मोशन चैप्टर विद डायग्राम एंड नोट, विल दिस बी द लास्ट? यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको ये लग रहा है कि हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊं तो हम ड्रैग असल में पता है क्यों लग रहा है आपको ड्रैग करें? इसलिए कि बहुत टाइम लगता है इस चैप्टर में। अ, मैं बगैर एग्जैजरेशन के बता रहा हूँ कि अगर हम इसकी सारे पास्ट टेस्ट वगैरह कराते हैं ना कॉलेज में, तो कम से कम 3 वीक्स लग जाते हैं। कॉलेज में रेगुलर क्लास हो रही होती है, तो असल में काफी कुछ है और हर साल एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इसलिए इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जितना भी लंबा चैप्टर हो, वैसे खत्म करना चाहें तो जाहिर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिला के भी देखें तो टोटल 11 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, 2 क्लासेस में निपटाए जा सकते हैं। बात को आसान करना चाहो तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो डिफिकल्टी है ना, उसको उस लेवल पे जाना चाहिए ना, तो इस वजह से ये पहले नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। बहुत ध्यान देना बच्चों, मैं डायग्राम आपके लिए दोबारा से बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा। बेटा देखो इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ या कोई और प्लैनेट, ये स्फीयर शो कर रहा है अर्थ की पोजीशन, और एनी अदर प्लैनेट, ठीक है, सही बन गया ना, ठीक है। नाउ ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अच्छा, अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वो इन पोजीशंस पे, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और अर्थ की आप लोगों ने इक्वेटोरियल बेल्ट वर्ड सुना होगा, इक्वेटर। वो जो इक्वेटर है, वो है इधर, सही। अब जरा यार तवज्जो से देखना, ये है इक्वेटर, इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अर्थ की स्पिन कुछ इस तरह से होती है, अर्थ रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ स्पिन, आपको पता है ना। स्पिन का पैटर्न ऐसा है कि जो ऑर्बिट है वो इस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ पोल, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये जो मैंने बनाया है, ये एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेशन है, या एक्सिस ऑफ अ प्लैनेट्स रोटेशन है, पोल टू पोल। अब मूवमेंट का पैटर्न क्या है? पैटर्न ऑफ मूवमेंट ये है कि अर्थ स्पिन करती रहती है अपने ही ऑर्बिट के अबाउट, और उस स्पिन की पैटर्न ऐसा है, देखिएगा। स्पिन का पैटर्न है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे अर्थ स्पिन कर रही है, इस तरह की डायग्राम आपने पहले भी देखी होगी। ये जो इस वक्त बनी है, ये है इक्वेटर, ठीक है। इस पिक्चर को अगर मैं एक कैमरा को यहाँ से 90 डिग्री शिफ्ट करूं, यानी कि नॉर्थ पोल के ऊपर एक कैमरा को रख दूं डाउन व्यू लेने के लिए, एक कैमरा है अबव नॉर्थ पोल और वो डाउन व्यू ले रहा है, तो क्या यही इक्वेटर आप बच्चों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा? दिस इज इक्वेटर, ये प्लैनेट का इक्वेटर है। दोबारा अच्छा नहीं बना, देखो बेटा, ये है प्लैनेट का इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर कैसे परफॉर्म कर रहा है मोशन को? आपको पता है ना, हर प्लैनेट किसी भी स्टार के अराउंड हो, जैसे सन के अराउंड अर्थ है, वो 2 किस्म की सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा होता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड सन, और एक स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन सेंटर। हमारी अर्थ के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए, ये जो टाइम है ऐसा है कि जो रोटेशन यानी ऑर्बिटल पीरियड है, टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन, वो तो है 1 साल 365 डेज, लेकिन स्पिन का पीरियड 24 आवर्स है। द पीरियड ऑफ स्पिन, द रोटेशन पीरियड, अपने इस
अपने सेंटर के अबाउट अर्थ स्पिन करता है 24 घंटे में एक दफा, जबकि अर्थ प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है साल में एक दफा। तो हमारे पास यहाँ पे इस स्पिन को यहाँ दिखाने के लिए मैं एरोस कुछ बना रहा हूँ कि कैसे स्पिन हो रही होती है, यानी स्पिन ऐसे हो रही होती है। जब दोनों पिक्चर्स को जरा मिला लेना समझने के लिए, दिस इज हाउ द इक्वेटर इज स्पिनिंग। ये मैंने इक्वेटर बनाया। अच्छा, सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसी एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है या सेंटर ऑफ द प्लैनेट है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है और उसको इक्वेटर के ऊपर लॉन्च किया गया है, लॉन्च ऐसे किया गया है कि 1 2 3 4 5, अच्छा ट्राइंग 1 2 3 4, अच्छा सही है। चलें, मैं बेटा ट्राई कर रहा हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट नजर आए अबव द इक्वेटर। ये हमारे पास इक्वेटर के ऊपर एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है जिसमें हम सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे ये है सैटेलाइट ऑर्बिट, ठीक है। बना दूं इसको सही से। सैटेलाइट्स ऑर्बिट, कंडीशन ये है, अब जरा बेटा मिला लो पिक्चर्स को। ये जो ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है ना, मैं अपनी पहली पिक्चर में दिखा नहीं सकता था क्योंकि इट हैज टू बी अबव इक्वेटर, तो 2 डायमेंशनल इमेज तो बन नहीं सकती उसकी। इस वजह से ऐसे पूरा बना के दोनों को रिलेट करवाया है। अब ऐसा था कि हमारे पास इसमें इस जगह ना अर्थ पे यहाँ कोई कम्युनिकेशन एजेंसी है, कोई टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है इस जगह। ये ब्रॉडकास्टर ने एक सैटेलाइट से सर्विसेज ली और वो जो सैटेलाइट है वो इस ऑर्बिट में इस जगह लोकेट कर रही है। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है ये तो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होगा, ये तो अर्थ की स्पिन की वजह से चलता रहेगा। जैसे जैसे अर्थ स्पिन कर रही है, ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। ऐसे ही होना चाहिए ना। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद अर्थ रोटेशन। अपेरेंटली तो स्टेशनरी है, जैसे आप और मैं स्टेशनरी हैं, या जिस बिल्डिंग में हम इस वक्त होंगे वो बिल्डिंग स्टेशनरी है अपेरेंटली, लेकिन प्रैक्टिकली तो स्टेशनरी नहीं है। अर्थ स्पिन कर रही है तो वो भी रोटेट कर रही है अबाउट अर्थ। तो क्या हुआ कि डे टाइम कुछ गुजरा। इस वक्त ये था मॉर्निंग में, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 7 AM पे ऐसा था जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि बेस स्टेशन यानी कम्युनिकेशन सेंटर, ये 7 AM पे ये कंडीशन थी। फिर आफ्टरनून में ये हुआ कि 1 बजे के करीब अर्थ की स्पिन की वजह से जो कम्युनिकेशन सेंटर है, कम्युनिकेशन सेंटर जिसको मैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कह रहा हूँ, 1 बजे आफ्टरनून में क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पहुंच चुका हुआ है। याद रखना, बिल्डिंग ने मूव नहीं किया है, जिस सरफेस के ऊपर बिल्डिंग लोकेटेड है वो सरफेस ही मूव कर रहा है। तो कन्वेयर बेल्ट पे रखे हुए बैग की तरह ये भी आगे बढ़ गया। तो जब ये इधर आया तो कुछ ऐसा हुआ कि सैटेलाइट रीच्ड एट दिस पॉइंट। अगर ये हो जाए तो हम कह सकते हैं ये सैटेलाइट तो बहुत ही इफेक्टिव हुई फिर, क्योंकि ये अपने बेस स्टेशन के बिल्कुल ऊपर रहती है, बेस स्टेशन चलता रहता है, कोऑर्डिनेटेड ये भी मोशन परफॉर्म करती रहती है। ये हुआ मेरी एग्जांपल में 1 PM पे। फिर उसके बाद 7 PM पे इवनिंग में आपने ऑब्जर्व किया कि इधर पहुंचा है, और अगर सैटेलाइट एग्जैक्टली इसके ऊपर आ गई है तो बेटा अगर ऐसा हो तो सबसे पहले कि ऐसी सैटेलाइट जो ऐसा कर रही हो, इस तरीके से ऑर्बिट कर रही हो कि इट रिमेन्स अबव अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इक्वेटर, इट रिमेन्स अबव अ पर्टिकुलर बेस स्टेशन ऑन इक्वेटर, ऐसी सैटेलाइट को हम कहते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट। सब लिखवा दूंगा, अभी तवज्जो देना कॉन्सेप्ट के ऊपर। वी कॉल इट सिंक्रोनस सैटेलाइट। और ये वर्ड क्या है सिंक्रोनस? सिंक्रोनाइज्ड विद इक्वेटर। अच्छा,
क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तमाम टाइप्स के लिए बेस्ट होगी? हर टाइप की कम्युनिकेशन के लिए अच्छी है, टेलीफोनिक हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट ट्रांसफर ऑफ डाटा हो, तो इंटरनेट डाटा ट्रांसफर हो या और कोई भी कम्युनिकेशन हो, उसके लिए सबके लिए बेस्ट है ये सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि इट मेंटेन्स अ वेरी इफेक्टिव, डायरेक्ट, अनब्रेकेबल कॉन्टैक्ट विद द बेस स्टेशन ऑन इक्वेटर, ऑन अर्थ, ऑन एनी अदर प्लैनेट। तो इस तरीके से आपके पास ये बहुत ही अच्छी सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन फॉर दिस टू हैपन जो देख रहे हो, ऐसा होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। वो सारी बातें हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। मैं डायग्राम का बेटा टाइम दूँगा तुम लोगों को, थोड़ा-सा मेरे साथ नोट्स बनाओ। ऐसा लिखते हैं कि इफ अ सैटेलाइट remains above a particular point on equator, if a satellite remains above a particular point on equator, it maintains an effective link with its base station, with a base station communication center on equator. सही है? Such satellites are best for communication of almost all types. These are called synchronous or geostationary. These are called synchronous or geostationary. बेटा ऐसी सैटेलाइट होने के लिए 3 बेसिक कंडीशंस चाहिए। तो कंडीशन नंबर इस तरह से लिख लेते हैं कि in order to be geostationary, following conditions are required to be fulfilled. Following conditions are required to be fulfilled. अब बेटा कंडीशन नंबर 1 क्या है बच्चों? एक-एक चीज को ध्यान लगा के। कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन नंबर 1 ये बच्चों, देखो खुद ही देखो इसको, कि जो सैटेलाइट है ना, उसका पीरियड एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो प्लेनेट की स्पिन का पीरियड है। सही है? सैटेलाइट का पीरियड वही हो जो प्लेनेट की स्पिन का पीरियड है। अब प्लेनेट की स्पिन का पीरियड है 1 डे अर्थ के लिए, तो सैटेलाइट का पीरियड भी 1 डे हो। तो अगर पीरियड फिक्स्ड हो तो हम कह सकते हैं सैटेलाइट का रेडियस भी फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि पीरियड रेडियस पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द पीरियड ऑफ orbital motion of satellite must be equal to the period of orbital motion of the satellite must be equal to the period of planet's spin planet's spin। अच्छा, therefore satellite must be launched in an orbit of particular radius। ठीक है, इस पहली कंडीशन की एविडेंस क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियड जो होता है सैटेलाइट की, उसकी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय GM इंटू RQ, कि किसी भी सैटेलाइट का पीरियड रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ऐसा जब भी हो रहा होगा तो सैटेलाइट का एल्टीट्यूड एक खास होना चाहिए। अर्थ के लिए, फॉर अर्थ, ये पीरियड, ये जो मैंने लिखा, ये पीरियड 24 आवर्स के पीरियड के लिए जो रेडियस है ना वो बनता है 4.2। ऐसा मैं लिख देता हूँ बस एडिशनली कि फॉर एग्जाम्पल द ऑर्बिटल रेडियस the orbital radius of geostationary satellite of Earth, the orbital radius of geostationary satellite, the orbital radius of geostationary satellite for Earth is 4.2 10⁻⁷ meters। याद रखना बेटा, मतलब वैल्यू याद नहीं रखना, मेथड बस याद रखना। अगर आपको अर्थ के लिए एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट पता करनी है कि सरफेस से सेंटर से कितना दूर होगा, तो वो ये डिस्टेंस है 4.2 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? ये हो गया बेटा हमारी पहली कंडीशन। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा एक चीज पे। कंडीशन नंबर 2, बट दूसरी कंडीशन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मिनट के लिए बच्चे मेरे साथ गौर से सुने, देखें, समझें। देखो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ का स्फीयर है, ये है प्लेनेट अर्थ, और मैं कह रहा हूं अर्थ की जो इक्वेटोरियल बेल्ट है मेरी इस पिक्चर के लिहाज से, वो कहाँ है? ये अर्थ की इक्वेटोरियल बेल्ट। एक मिनट जरा मैं सही बनाऊं इसको, रुकना जरा, मेरी पोजीशन सही हो जाए। चलें अब देखते हैं। ये है इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ अर्थ, इक्वेटर।
हमने निकाला कि हाइट, जो ऑर्बिटल हाइट होनी चाहिए ना, वो 4.2 10⁻7 होना चाहिए। अच्छा, निकाला, बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है निकालना, आपके पास वैल्यूज हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेटर के ऊपर आ रहा है कि 4.2 10⁻7 ये सब कुछ है। मैं कहता कि अगर ऐसा करें हम कि अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट लॉन्च करें उसी ऑर्बिट पे, उसी ऑर्बिटल रेडियस पे जो निकाला है अभी अभी, सेम, लेकिन लॉन्च उसको कुछ करें ऐसे। अब यार अच्छे से देख लेना इस बात को जो मैं बना रहा हूं। हाइट वही है 4.2 जो रिक्वायर्ड है, लेकिन सैटेलाइट किस तरह से लॉन्च्ड है वो देख लो। सैटेलाइट लॉन्च्ड है इस जगह, यहां, और ये सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रही है। और अर्थ की स्पिन कैसे है? अर्थ की स्पिन देखिएगा इस तरीके से। तो क्या कोई बेस स्टेशन एक कंटिन्यूस लिंक मेंटेन कर सकता है इसके साथ? तो आई होप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि नहीं करता। इसी तरीके से अगर इसी रेडियस के ऊपर, अभी तो हमने रेडियस निकाला है ना कि भाई अगर हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, देखो रेडियस रिक्वायर्ड, ये रहा फॉर्मूला। अर्थ के लिए वो रेडियस चाहिए जिसके ऊपर ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉपी नहीं करना बेटा, ऐसी ऑर्डिनरी वर्किंग है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ। अर्थ का मास है 10⁻24, 4 पाई स्क्वायर, और जियो स्टेशन सैटेलाइट अर्थ की चाहिए, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स। उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, स्क्वायर रख दिया। ये जो आर की वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 4.2 10⁻7। मुझे याद इसलिए हो गई, ये पास्ट में आती बहुत है, आपको भी क्वेश्चंस कर करके याद हो जानी है, लेकिन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है कि यू मेमोराइज इट। तो बच्चों, एक तो ये हो गया, जो ग्रीन कलर का मैंने, सॉरी, जो ग्रीन कलर का ऑर्बिट दिखाया है, आपको नजर आ रहा होगा कि इस ऑर्बिट पे अगर कोई सैटेलाइट आ रही हो तो वो अर्थ के इक्वेटर के साथ, अर्थ के इक्वेटर पे कोई बेस स्टेशन बना के दिखा देता हूँ। यहाँ कोई बेस स्टेशन है, तो क्या ये सैटेलाइट किसी भी तरीके से, भले इन दोनों चीजों के पीरियड सेम है, कांटेक्ट स्टेब्लिश तो नहीं हो सकता ना कंटिन्यूअसली। अच्छा, दूसरी चीज, कोई और ऑर्बिट है और आपने ऐसा किया है कि एक और सैटेलाइट को लॉन्च करवाया है जो इसी हाइट पे है, लेकिन उसका ऑर्बिट फॉर एग्जांपल, और इसमें सैटेलाइट कहीं यहाँ है, आप परेशान नहीं होइएगा, आपको नहीं बनवाऊंगा डायग्राम अभी मैं, आपसे सिर्फ विजुअलाइज करवाने का रिक्वायर्ड है इस वक्त। आप सिर्फ इसको विजुअलाइज कर लें। ये सैटेलाइट भी बेस स्टेशन के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट मेंटेन कर ही नहीं सकती। इट डज नॉट रिमेन अबव इक्वेटर। एक और बना लेते हैं और बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास एक और भी सैटेलाइट है और उसको इसी हाइट के ऊपर लॉन्च किया है, लेकिन कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे लॉन्च किया है, और यहाँ जो हमारे पास सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट से फॉर एग्जांपल कुछ इस जगह है और ये ऐसे, तो बेटा तमाम सैटेलाइट्स के रेडियस वो हो सकते हैं, इनके टाइम पीरियड्स वो हो सकते हैं, यानी रेडियस रिक्वायर्ड हो, टाइम पीरियड परफेक्ट हो, कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा। कि हम कह सकते हैं कांटेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी ये है कि सैटेलाइट इक्वेटर के ऊपर हो, अबव द इक्वेटर। अब मैं कोशिश कर लेता हूँ, ऐसे बनेगा जरा मुश्किल से, लेकिन सैटेलाइट हो अबव द इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर दिख रहा है ना रेड कलर का, इसी के ऊपर सैटेलाइट हो, सेम ऑर्बिटल हाइट हो, लेकिन इट हैज टू बी अबव द इक्वेटर फॉर दिस टू हैपन। यहां कोई अगर सैटेलाइट हुई, ठीक है, दिस इज द बेस स्टेशन, और यहाँ कोई सैटेलाइट होगी तो इट कैन स्टैब्लिश कांटेक्ट, ये बिल्कुल कर सकती है कांटेक्ट स्टैब्लिश, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है। अगर बच्चों को ये विजुअलाइज हो गया है सही से, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन तैयार है हमारी। कंडीशन नंबर 2 क्या है? पहला था कि टाइम पीरियड वही होना चाहिए जो स्पिन का टाइम पीरियड है। बेटा दो नहीं, 200 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं।
अभी देखते जाओ। दूसरी कंडीशन क्या है कि द ऑर्बिट, अच्छा एक मिनट इसको सही कर लूं पेन को। चलें अब लिखें कि द ऑर्बिट must lie in equatorial plane यानी always above equator, always above equator। सैटेलाइट को हमेशा इक्वेटर के ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। सैटेलाइट हैज टू रिमेन अबव इक्वेटर। तो मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि अगर पीरियड यानी अगर रेडियस भी फिक्स हो गया और प्लेन भी फिक्स हो गया, तो थोड़ा विजुलाइज करो बेटा, कि हम कह सकते हैं अगर प्लेन भी फिक्स हो गया, रेडियस भी फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये तो फिर सिर्फ एक सिंगल ऑर्बिट हुआ जिसमें ऐसा हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि किसी भी प्लेनेट के अराउंड सिर्फ एक ही ऑर्बिट ऐसा होता है जिसके अंदर सैटेलाइट्स आए तो वो जियो स्टेशनरी बन जाती हैं। वो ऑर्बिट जो होगा उसकी एक सर्टेन हाइट होगी और एक पर्टिकुलर प्लेन होगा उसकी ऑर्बिटल मोशन का, ठीक है। अच्छा सर हाइट वाली बात भी लिखवा रहा हूँ बेटा। हाइट मैंने हाइट वाली तो लिखवा दी वैसे। ये हाइट रेडियस वाली बात, हाइट वाली तो बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ो यहाँ से। हमने कहा ऑर्बिट मस्ट लाई इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑलवेज अबव इक्वेटर, ठीक है ना। अच्छा इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि अ सैटेलाइट, इसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन फर्दर, अ सैटेलाइट with a period equal to that of spin with a period equals to that of spin, a satellite with a period equal to that of spin but in other plane does not remain in contact with base stations on equator। बेटा जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ये दूसरी लाइन जो लिखी है, दूसरा पैराग्राफ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है बेटा। हाइट वाली बात मैं रिपीट करता हूँ, हाइट वाली बात में सिर्फ इतना कहा है, सिर्फ इतना कहा है हाइट वाली बात में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं, उनकी एक सर्टेन हाइट होती है, उनकी एक सर्टेन ऑर्बिट का रेडियस होता है। अब तुम इसको यूं देख के कह लो कि ऑर्बिट का रेडियस मेजर होता है सेंटर से, सेंटर ऑफ द प्लेनेट से, लेकिन एल्टीट्यूड मेजर होता है सरफेस से। अब आराम आराम से बोलूंगा, सुनना गौर से। अगर मैं कह रहा हूँ अर्थ के लिए जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं उनकी उनकी रेडियस है 4.2 × 10⁻⁷, तो वो तो सेंटर से मेजर किया हुआ डिस्टेंस है ना। अगर हम सरफेस से मेजर करेंगे तो उसमें से क्या हम रेडियस को माइनस कर दें, ठीक है। मैंने अभी ये कहा, बस इस पे ज्यादा नहीं रुकूंगा, एक रफ से डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। ये रहा अर्थ, अर्थ का अपना जो रेडियस है वो है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स, और किसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो हाइट है वो है वो है 4.2 × 10⁻⁷ मीटर्स।
अब अगर आपसे कहते हैं व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ सम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ, तो क्या करना चाहिए? इन दोनों लेंस को माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, ये है वो हाइट जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है। बस बेटा आगे बढ़ जाऊं, हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, नंबर 3 देखो सुनो, ऐसा हो, कंडीशन नंबर 3 पे जा रहा हूं, ऐसा हो कि अर्थ की इक्वेटर हो ये, दिस इज अर्थ इक्वेटर, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये, ऑर्बिट है ये। आपने ऑर्बिट की हाइट भी वही रखी जो चाहिए है, सही है, सब कुछ सेट है। बस फर्क इतना हुआ, गलती इतनी हुई कि अगर अर्थ का स्पिन है इस डायरेक्शन में, तो सैटेलाइट लॉन्च कर दी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे में हाइट भी वही हो जो चाहिए है, और ऐसे में प्लेन भी वही हो जो प्लेन इक्वेटोरियल है, यानी इट इज अबव इक्वेटर, इट हैज द सेम हाइट व्हिच इज नीडेड, बट स्टिल कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो क्या हम तीसरी कंडीशन में लिख सकते हैं सेंस ऑफ रोटेशन के बारे में? और सेंस ऑफ रोटेशन का पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट नंबर 3, के ऐसा लिखते हैं कि द सैटेलाइट must be revolving must be revolving in the direction of planets spin। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ planets spin, इसको आसान करके ना ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम सेंस ऑफ रोटेशन। अब बेटा ये गौर से देख लो, इन 3 पॉइंट्स के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि हर प्लेनेट के लिए बस एक ही ऑर्बिट ऐसा हो सकता है जिसको हम जियो स्टेशनरी टाइटल करें कि ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? और अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इकोमोडेट की जा सकती हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस आई रिसीव्ड। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पूछा उसका आंसर मिल गया होगा। अगर एक ही ऑर्बिट है तो उसमें जगह भी तो फिक्स हो गई, उससे ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं आ सकती। जैसे एक रोड पे जितनी कार्स आ सकती हैं एक पर्टिकुलर लेंथ में, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से एक सेफ सेपरेशन रखते हुए सैटेलाइट्स का भी एक फाइनाइट नंबर है, उससे ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान को कुछ अरसे पहले आपको पता होगा ना कि रशिया ने एक स्लॉट दिया था सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, ट्राई भी किया गया था उसको। चलो अभी 3 पॉइंट्स हुए पूरे। अब हम फोर्थ पॉइंट नहीं लिख रहे बल्कि एक ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं कि देयर इज ओनली there is only one geostationary orbit there's only one geostationary orbit around a planet, around a planet, right? Around a planet at a at a particular altitude, at a particular altitude and always above
equator a satellite launched in this orbit launched in this orbit becomes synchronous or geostationary. बच्चों को मेरी बात यहाँ तक आई होप समझ आ गई होगी और आप बच्चों ने सारा कुछ कॉपी भी कर लिया होगा। ठीक है बेटा, ये सब कुछ हैव कॉपीड। ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक हो गया। यहाँ से मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूँ एक छोटे से स्टेप को लेके आ, ये चीज हो गई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात समझ आ गई आपको, सिंक्रोनस मैंने बता दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए डायग्राम। चलो मैं रुकता हूँ, मैं बेटा 3 मिनट रुका हुआ हूँ। यू कैन टेक द डायग्राम, बट याद रखना थोड़े से मुश्किल डायग्राम्स हैं, भले अभी पूरे ना बने आपसे, तो आप ज्यादा परेशान ना होइएगा। मैं ये डायग्राम्स के लिए आपको पिक्चर भेजूंगा, ठीक है ना। सो बच्चों स्पीड से जरा शाबाश, हाँ, डोंट वेस्ट टाइम। हम्म, स्पेस स्टेशन इज नॉट ऑन इक्वेटर। बेटा बेस स्टेशन अगर इक्वेटर पे नहीं होगा ना, तो उनके लिए सैटेलाइट्स पर ये नहीं होती हैं। एक तो जरा विजुलाइज करना, मैं कम से कम ऑनलाइन क्लास में तो जरा मुश्किल हो बात करना। जिस हाइट पे सैटेलाइट होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने नीचे थोड़ी कम्युनिकेशन कर रही होगी। सैटेलाइट बिल्कुल ऐसे अपनी कम्युनिकेशन थ्रो करेगी जैसे अम्ब्रेला बनती है, यानी कोन। तो सैटेलाइट के नीचे काफी बड़ा एरिया होगा जिसमें वो कम्युनिकेशन कर सकती है। तो एक वर्ड है, कोर्स में नहीं है, वो ये कि सैटेलाइट के नीचे वो एरिया सरफेस ऑफ प्लैनेट के ऊपर जहां वो कम्युनिकेट कर सकती है, जहां वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है, उसे सैटेलाइट का शेडो बोलते हैं, शेडो ऑफ द सैटेलाइट, यानी एरिया टू बी कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, जो सैटेलाइट इस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकती है। अब जिस बच्चे का सवाल ये कि क्या तमाम बेस स्टेशन इक्वेटर पे ही होते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बेस स्टेशन इक्वेटर से थोड़ा सा ज्यादा दूर है, जिनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, लैटिट्यूड्स में है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इन नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, जो बिल्कुल इक्वेटर पे नहीं है, काफी हटे हुए इक्वेटर से, तो सैटेलाइट जो अबव इक्वेटर होंगी वो वहां तक आराम से कवर कर लेंगी, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे बाय लाइन ऑफ साइट थोड़ी कम्युनिकेशन होती है, बल्कि कोन बनती है पूरी, अम्ब्रेला शेडो बनता है पूरा उसका। तो सैटेलाइट कम्युनिकेट कर सकती है इक्वेटर और उसके आसपास के रीजन्स में। ठीक है, so there were two questions on base station and equator. I think I have answered both of them. कुछ हो तो पूछ लेना बेटा इसके अलावा। तो हो गया बच्चों। अच्छा, डायग्राम वगैरह कॉपी कर लिया है। ये हो गए हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब किसी बच्चे ने कहा एक सवाल कि क्या सैटेलाइट आपस में कोलाइड नहीं करेंगी? अगर एक ही ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स होंगी तो उनकी कोलिजन नहीं होगी। तो बेटा कोलिजन नहीं होगी इस वजह से कि किसी एक ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होती हैं उनकी स्पीड डिफरेंट हो ही नहीं सकती।
आपको पता है ना, जब चीजें कोलाइड करती हैं, वो रोड पे हों, पैदल चलते हुए लोग टकराएं, या कोई भी चीज जब कोलाइड करती है, तो उसकी सिर्फ एक रीजन हो सकती है, उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी तो कोलाइड करेंगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल टू सैटेलाइट्स or more than two satellites are launched in the same direction and maintain same speed, they will never collide with each other. तो सैटेलाइट सिर्फ जियो स्टेशनरी नहीं, कोई भी सैटेलाइट्स हो वो कोलाइड कर ही नहीं सकती, बिकॉज जहां वो लॉन्च होंगी वहां उनकी स्पीड सेम होगी। ठीक है ना? और सेम स्पीड पे ऑब्जेक्ट्स अगर एक डायरेक्शन में ट्रेवलिंग हो तो दे मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस, डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। बस बेटा ये बात याद रखना। एक चीज हो सकती है कि एक सैटेलाइट का जॉब ये हो, डिजाइन ये हो कि सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाके लॉन्च करना है, यानी फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन के लिए, तो जरूर हो सकता है कि वो जाते में किसी और से कोलाइड कर जाए। लेकिन हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टेबल ऑर्बिट। जब तक एक सैटेलाइट अपने स्टेबल ऑर्बिट में है, इन कोलिजन्स के बारे में ना सोचें। बेटा एक लास्ट लाइन इसके लिए लिखवाना चाह रहा हूँ, जियो स्टेशनरी के लिए, और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे अपनी नेक्स्ट बात पे, लेकिन वो भी सैटेलाइट के अबाउट ही है। थोड़ा सा इधर देख लो पहले। बल्कि बच्चों, आपने ओ लेवल्स में एड मैथ लिया होगा, या कम से कम एएस फिजिक्स में आपने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे ट्रेवल कर रहे हो कि उनकी स्पीड सेम हो, तो वो कांस्टेंट, जैसे मैं ऊपर बनाता हूँ देखना, एक ऑब्जेक्ट है एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 9 meters per second, एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट traveling in same direction, maintaining same speed. Can I say they are going to maintain a constant separation and they are relatively at rest? With respect to each other, they are stationary. Although both are moving, but with respect to each other, they both are moving. With respect to each other, they both are stationary. I'm writing a point. मुझे follow कर लेना। चलें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, attention दीजिएगा। कि हम कह सकते हैं कि बल्कि ऐसा लिखते हैं कि a satellite in a geostationary orbit remains relatively stationary relatively stationary with equator, relatively stationary with equator। ठीक है ना? इसी बात को यूं भी लिख देते हैं कि remains above a particular point। तो बेटा ये सारी स्टोरी मैंने तुम लोगों के सामने रख दी है, सही है? सो हाउ सैटेलाइट can't be their satellite path along a latitude above or below the equator। अच्छा, how can satellites against such a high speed as Earth, such a high speed at of Earth? मेरा ख्याल से आप जरा इसको गलत समझ गए। सैटेलाइट की जो स्पीड है जिससे उसको मैच करना है, वो तो ऑर्बिटल स्पीड थोड़ी है अर्थ की, वो तो अर्थ की स्पिन स्पीड है। आपको पता है अर्थ की स्पिन स्पीड कितनी होती है? निकालें, अभी अभी निकालते हैं।
स्पीड का फॉर्मूला है बेटा v equals to distance upon time. An object which is placed on Earth's surface, उसकी स्पीड क्या होगी 2 pi r. 2 pi r में r कितना है अर्थ के सरफेस का 6.4 10 to the power 6 डिवाइड बाय टाइम. टाइम कितना है? टाइम है एक दिन 24 घंटा. ये अर्थ की स्पिन स्पीड है, यानी एन ऑब्जेक्ट या अ पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ इक्वेटर मेंटेन्स दिस स्पीड. ये स्पीड होती है बेटे. तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है. आप सोचें शायद ऑर्बिटल स्पीड अराउंड सन को, ये उसकी बातें नहीं हो रही. बच्चों अगर आपने यहाँ से सब कुछ कॉपी कर लिया तो बेटे नेक्स्ट चीज हमारे पास थी वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट्स. लेकिन असल में क्या है कि डायग्राम बनाने में मुझे लग जाएगा टाइम, इस वजह से मैं कहीं और से हेल्प ले रहा हूँ ताकि काम हमारा हो. एक और बात, किसी बच्चे ने अभी अभी पूछा कि अगर कोई अगर कोई बेस स्टेशन बड़े लैटिट्यूड्स पे हो या पोल के ऊपर हो तो ये वाली सैटेलाइट तो उसे कवर कर ही नहीं सकती क्योंकि इट हैज टू रिमेन अबव इक्वेटर. सो कोई भी पोल के ऊपर जगह हो तो वहां तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी. उनके लिए पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं. मैं दिखाता हूँ, मैंने बनाया हुआ एक जगह. अच्छा ठीक हो गया, ये है सही है. और यहाँ से हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो मैंने अभी पढ़ाया उसकी तो मैं इमेजेस भेज दूंगा अगर कोई डायग्राम तुम लोगों के पास नहीं होगी तो. ठीक है. अच्छा मैं पहले दिखा दूं आपको. ये बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नोट विद अनदर ग्रुप. मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर लूँ, बस क्लास खत्म हो रही है मेरी. मैं 10 मिनट में कर रहा हूँ. देखना बेटा, ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पिक्चर. मैं आपको ये भी भेज दूंगा, साथ में इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है. किसी बच्चे ने भी पूछा था लैटिट्यूड के ऊपर ट्रांसफर, तो मैंने उसके लिए शेडो बनाया था किसी और ग्रुप के साथ कि अगर सैटेलाइट यहाँ ऊपर है और उसके नीचे अर्थ का इतना सरफेस है तो ये है सेल या शेडो कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द सैटेलाइट. अब मैं तो साइड से दिखा सकता हूँ तो ये तुम्हें लग रहा है ट्राइंगल जैसा, लेकिन खुद सोचो एक कोन जैसा होगा 3 डायमेंशनली. तो सिर्फ इक्वेटर कवर नहीं होगा, उसके आसपास के रीजन भी कवर होंगे. ठीक है, आई सेंड ऑल दीज पिक्चर्स टू यू. अच्छा और ये सारी बात हो गई. अर्थ के लिए जो निकाला था वो मैंने यहाँ भी निकाल के दिया था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो यहाँ से देख लीजिएगा. नोट वही होगा, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, चीजों के वर्ड्स बदल सकते हैं, तो वो सब अपने पास देख लेना. नोट अपना वाला ही लिखना वैसे ही, क्योंकि उसी से ज्यादा अच्छा समझ आता है जो खुद लिखा है. लेकिन ये कि बहरहाल सारी बातें एक ही हैं यहाँ पे. ठीक है. अच्छा बेटा मैं कुछ और बता रहा हूँ, इसका नाम है वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट. बच्चे बहुत ध्यान लगा के सुने. इसको मैं सिर्फ बना बनाया दिखा सकता हूँ, टाइम कम है. देखो बेटा, सबसे पहले तो इस बात को रियलाइज करना है कि सैटेलाइट स्पेस में नहीं होती हैं. सैटेलाइट अर्थ की फील्ड के अंदर होती हैं. तो अगर प्लेनेट है और प्लेनेट के बाहर में सिर्फ मैं बाउंड्री दिखाना चाह रहा था, तो डॉटेड लाइन से बाउंड्री नजर आ रही होगी आपको, ये बाउंड्री ऑफ द फील्ड है. तो सैटेलाइट इज मच मच क्लोजर, बाउंड्री से काफी अंदर है. सैटेलाइट, भाई सैटेलाइट वो है जिसको फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, तो वो बाउंड्री के बाहर तो हो ही नहीं सकती ना. इट हैज टू बी विद इन द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. तो सैटेलाइट की ऑर्बिट नजर आ रही है, सैटेलाइट नजर आ रही है, और ये सब कुछ ये प्लेनेट है. जब कोई सैटेलाइट, अब गौर से सुनना, जब कोई सैटेलाइट, ये बेटा स्पेस क्राफ्ट जो बना हुआ है, इस सबको इग्नोर करना प्लीज. हाँ, इस सब चीज को जो दिख रहा है, इग्नोर दिस होल थिंग. आई विल टेल यू लेटर ये क्या क्यों बनाया मैंने. अब सुनो, अ सैटेलाइट वाज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट. लेकिन जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो कहना है सैटेलाइट का जो पूरा कंप्लीट वेट है, कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज ऑल यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सैटेलाइट. अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सैटेलाइट का अगर सारा का सारा वेट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने में इस्तेमाल हो गया तो हम कह सकते हैं सैटेलाइट वेट लेस अपीयर होगा.
इसकी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें गौर से समझिएगा। बेटा मैंने अर्थ के सरफेस को फ्लैट दिखाया है, सैटेलाइट को भी, यानी ना अर्थ का सरफेस फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है, ना सैटेलाइट का ऑर्बिट, दोनों सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस होती हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस को फ्लैट दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में समझाने के लिए, तो हम कह सकते हैं उतने पार्ट के ऊपर जो सैटेलाइट का ऑर्बिट आ रहा होगा वो भी स्ट्रेट ही होगा। मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ रफली, क्योंकि ये डायग्राम तंग करने वाली डायग्राम है थोड़ी सी। गौर से देखना बेटा, देखो ये हुआ अर्थ प्लैनेट, उसके ऊपर ये हो गया सैटेलाइट। मैं कहता हूँ अर्थ के सरफेस पे एक छोटे से हिस्से को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो सैटेलाइट का पार्ट होगा ऑर्बिट का, वो भी ऐसे आ रहा होगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगता है आपको, फ्लैट, तो सैटेलाइट का ऑर्बिट भी फ्लैट नजर आएगा। तो मैंने एक डायग्राम में ये किया कि सैटेलाइट का ऑर्बिट दिखाया यूं फ्लैट, ठीक है, और इसके नीचे अर्थ का सरफेस दिखाया वो भी फ्लैट सीधा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस जगह है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इस ऑब्जेक्ट को, सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है, एन ऑब्जेक्ट हेल्ड एट सम हाइट, कैन आई से इट विल गो डाउन, ये नीचे चला जाएगा। लेकिन सैटेलाइट नीचे नहीं जाती, ऐसा क्यों होता है? सैटेलाइट इसलिए नीचे नहीं गिरती कि सैटेलाइट ट्रेवल कर रही होती है, और सैटेलाइट की वेलोसिटी की वजह से, ट्रेवलिंग की वजह से, इसके ऊपर जितना वेट डाउनवर्ड लग रहा होता है ना, वो सब का सब क्या बन जाता है? सेंट्रीपीटल फोर्स। वो सब जाया हो जाता है सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करने में। चलें बनाते हैं दोबारा। ये था सैटेलाइट का ऑर्बिट, उसी हाइट पे एक ऑब्जेक्ट था, वो क्यों गिर रहा था? क्योंकि उसका वेट एक्ट कर रहा था। सैटेलाइट का क्या वेट एक्ट नहीं कर रहा? बिल्कुल एक्ट कर रहा है, बट दैट weight is completely used up in providing centripetal force required for the motion. अगर ये बात है, तो क्या हम इस बात को लेके कह सकते हैं कि अगर सैटेलाइट का तमाम वेट उसको सेंट्रीपीटल फोर्स देने में यूज हो रहा है, तो सैटेलाइट के अंदर अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि किसी स्पेस मिशन पे है, तो इसकी बॉडी का सारा वेट यूज हो जाएगा इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपीटल फोर्स। इसका वेट जरूर है, बट वेट इज ऑल यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपीटल फोर्स। तो हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ द केबिन से, सैटेलाइट के सरफेस से इसको कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा। If the weight of the astronaut or weight of any component inside satellite is completely used up in providing centripetal force, so it will experience no contact force, no normal reaction force. If this is the case, then can we say object will appear, the astronaut will appear weightless? उसका weight है, लेकिन कोई normal reaction नहीं है। और कई दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि weight की जो sensation है, वो normal reaction से build up होती है। यानी हम जो फील करते हैं वो अपना वेट फील नहीं करते, बल्कि वेट के ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फील करते हैं। इफ दैट इज द केस, तो क्या ये कहा जा सकता है कि weight of the satellite is acting as centripetal force and weight of everything inside satellite is acting as centripetal force and does not experience any normal reaction, so it appears weightless, it does not become weightless, it appears weightless। अगर ये मेरी स्टोरी आपको क्लियर हो गई है, तो गौर से देखना बेटा, यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है कि when an object is dropped it goes down due to its weight, but a satellite, बस एस्ट्रोनॉट पे ज्यादा गौर नहीं करना, एस्ट्रोनॉट हमारा ऐसे ही है। तो ये है सैटेलाइट, ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, इसके अंदर एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो तमाम का तमाम उसको सेंट्रीपीटल फोर्स देने में इस्तेमाल हो गया है। इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सरफेस से 0 है। तो सैटेलाइट के अंदर की सारी चीजों को वेटलेसनेस अपीयर होती है, वेटलेसनेस फील होती है, क्योंकि वेट है तो, बट उसके लिए कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। सो गौर से देखना बेटा, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ फिर आपको भेजूंगा। अब टाइम नहीं कि मैं लिखने के लिए टाइम दूं, बस समझ लिया ये बहुत है। यहाँ लिखा है सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड प्लैनेट्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स
a satellite experiences, its weight is entirely used up in providing the required centripetal force. Therefore, objects inside orbiting satellite do not experience a contact force, a normal reaction from surrounding लिखना चाहिए था मुझे. And hence, a satellite and all its components appear weightless. They only appear weightless. They do not become weightless. इसके बाद लिखा है इस पिक्चर के बारे में कि an object A is released, it accelerates downwards due to its weight. Object B shows a satellite revolving in a stable circular orbit. The weight of satellite and all its components is used up in providing required centripetal force. Therefore, there is no contact force from surrounding. And due to no contact force, satellite and all its components appear weightless. अब यहाँ पे इस पिक्चर को कॉम्प्लिकेट क्यों किया, वो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुन लो. वेटलेसनेस की दो टाइप्स होती हैं. वेटलेसनेस की दो टाइप्स होती हैं. एक है अपेरेंट वेटलेसनेस, जो कहे कि वेट है, फील नहीं हो रहा, और एक है एक्चुअल वेटलेसनेस, रियल वेटलेसनेस. रियल वेटलेसनेस क्या होती है कि जैसे ये स्पेस क्राफ्ट मैंने बनाया है, जो किसी प्लेनेट की फील्ड ऑफ ग्रेविटेशन से बाहर आ गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो इट इज नॉट अपेरेंटली वेटलेस, इट हैज बिकम वेटलेस. एक्चुअल वेटलेसनेस है. तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम में दोनों चीजें लेबल हुई हुई हैं कि कहाँ वेटलेसनेस एक्चुअल है और कहाँ अपेरेंट है. तो बेटा पूरा डायग्राम जो है ना डिटेल के साथ ये रहा. ठीक है, मैं बाकी चीजें इरेज कर दूंगा जो फालतू लग रही हैं, जिनका काम नहीं है. जब पिक्चर भेजूंगा तो जो रिमेनिंग चीजें नजर आए तुम्हें यहाँ पे, वो सारी काम की चीजें. और एक जैसी डायग्राम्स एक से ज्यादा जगह दिख रही होंगी, मल्टीपल ग्रुप्स के साथ किया है इस वजह से. और मैं आपको इस लास्ट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा दिखा दूं क्या है. ये है कि एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के, बस ये अंदर में बंदा दिखा रहा हूँ कि समझ आ जाए बात, कि ऑब्जेक्ट्स का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन मिलता नहीं है क्योंकि वेट यूज हो जाता है सेंटीपीटल फोर्स के तौर पे. ठीक है, सो मैं आपको भेज दूंगा, आप इसमें अच्छी तरह से कॉपी कर लेना. वेंसडे को हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. और मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक एस्ट्रोनॉट जो कि एक सैटेलाइट में है किसी स्टेबल ऑर्बिट में, वो वहां से रिपोर्ट करता है कि मैं वेटलेसनेस फील कर रहा हूँ. तो क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए कहते हैं कि उसका एक क्लेम, जरा कमेंट करें इसके इस क्लेम पे कि वो वेटलेसनेस फील कर रहा है. जबकि डिस्पाइट बीइंग इन ग्रेविटेशन, हाँ एग्जैक्ट वर्ड है कि एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट रिपोर्ट्स दैट ही फील्स वेटलेसनेस डिस्पाइट बीइंग इन ग्रेविटेशनल फील्ड. वो शिकायत कर रहा है कि मैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हूँ, फिर भी मुझे वेट फील नहीं हो रहा, मैं फ्लोट कर रहा हूँ सैटेलाइट में. तो वो कहते हैं कमेंट करें उसके रिमार्क पे, उसके 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 इस रिस्पॉन्स पे. तो कमेंट ये है कि यस ही हैज अ वेट बट द वेट इज ऑल यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग द बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो दिस हैपेंस. ठीक है बच्चों, आपकी क्लास को आज मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ. ये मैं भेजूंगा बेटा, कॉपी कर लेना डायग्राम के साथ ना अच्छे से. ठीक है ना. सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले वीक, सॉरी वेंसडे को. ओके, अल्लाह हाफिज. ये सर, हेलो, Assalamualaikum. I'm good. अपने? What do you have decided?